लो भैया, जैसा कि प्रिडिक्ट किया था, पहले मैच में ही पाकिस्तान ने हार मान ली है। 60 रनों से जो है पाकिस्तान पहला मैच हार गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सिर्फ होस्ट बन के ही रह जाएगा। भाई न्यूजीलैंड से तो हार ही गया है वो। अब इसके बाद जो है इंडिया के साथ मैच है, इंडिया के साथ भी वो मैच हारेगा। अब उसके बाद बांग्लादेश को अगर हरा भी देगा तो कौन सा बड़ा काम कर लेगा। टूर्नामेंट से तो बाहर ही हो जाएगा वो, सिर्फ होस्ट बन के रह जाएगा। मैं तो शुरू से ये कह रहा हूं, इतनी इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है ना इस चैंपियंस ट्रॉफी के साथ, इतनी कंट्रोवर्सीज हुई है कि बस पूछो मत। और आज फाइनली पाकिस्तान ने हार कर साबित कर दिया कि वो होस्ट भले ही जैसे हो, लेकिन एज अ क्रिकेट टीम तो वो घटिया ही है। भैया पहले तो जो है उनके सो कॉल्ड 150 प्लस फास्ट बॉलर्स ने जो है 320 रन पिटवा दिए 50 ओवरों में। एक टाइम पे तो उन्होंने मुसीबत में डाल दिया था न्यूजीलैंड को। उनके जो है वो 73 फॉर 3 विकेट्स कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जो है विलियंग ने और टॉम लेथम ने जो है मिलकर तकरीबन तकरीबन 118 रन की पार्टनरशिप करी और दोनों ने ही 100 मारे। विलियंग ने भी 100 मारा और साथ में टॉम लेथम ने भी 100 मारा। और रही सही कसर जो है वो ग्लेन फिलिप्स ने पूरी कर दी, जिन्होंने कि सिर्फ 39 बॉल्स में 61 रन मारे। 40 ओवरों में लगभग जो है वो इसका न्यूजीलैंड का स्कोर था लगभग लगभग 205 या 206 रन। आखिरी के 10 ओवरों में 115 रन के करीब खाए हैं इनके सो कॉल्ड 150 प्लस फास्ट बॉलर्स ने। सभी बॉलर पिटे हैं इनके, सभी बॉलर। आप ये देखो, शाहिन शाह अफरीदी 10 ओवर 68 रन, कोई विकेट नहीं, कोई विकेट नहीं मिली। नसीम शाह 10 ओवर 63 रन, 2 विकेटें। अबरार अहमद 10 ओवर 47 रन, 1 विकेट। हैरिस राउफ द सो कॉल्ड इनका सबसे बेस्ट बॉलर, जो कि इंजर्ड भी थे, अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, 10 ओवर 83 रन, 2 विकेट। खुशदिल शाह 7 ओवर 40 रन। सलमान आगा 3 ओवर 15 रन, कोई विकेट नहीं। भैया इतनी बुरी तरीके से पिटे हैं ना ये लोग, इतनी बुरी तरीके से पिटे हैं। और ये जो स्पेशली हैरिस राउफ था, इसके तो जो है एक ओवर में जो है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 3 छक्के पड़े थे आखिरी में। शायद वो 47 या 48 ओवर था जिसमें कि इसके ओवर में 3 छक्के पड़े थे। धो धो के मारा है इसको, धो धो के, बहुत ही बुरी तरीके से। अच्छा, एक तो जो इनके ग्राउंड्स है ना, वो इतने खराब है, इतने खराब है कि उसने इनका खुद का ही नुकसान कर दिया था। अब उसको ही देख लो, फकर जमान को जो है, पहले ही ओवर चल रहा था, उसने शॉट मारा, क्या नाम है अपना, डेविड कॉनवे ने शॉट मारा। वो भागा फकर जमान पीछे बॉल रोकने के लिए, और वहां पे उसकी जो है वो जिस तरीके से स्लाइड किया, पैर उसका अटक गया और वो गिर गिर गया, जिसकी वजह से उसके कमर में चोट आ गई। इमीडिएटली उसको ऑफ द ग्राउंड जाना पड़ा। हालांकि आधे घंटे बाद ही इंजेक्शन लेके जो है वो वापस तो आ गया था, लेकिन उस आधे घंटे की वजह से इतना नुकसान हो गया पाकिस्तान को कि फकर जमान ओपनिंग नहीं कर पाया। अब आईसीसी का ये रूल होता है कि अगर आप जितनी भी देर जो है ग्राउंड से बाहर रहे हो, उतनी देर जब आपकी टीम की जो इनिंग्स चालू होती है, उतनी ही देर के बाद आप जो है बैटिंग पे आ सकते हो। तो स्टार्ट ऑफ द इनिंग तो आ नहीं सकता था, ओपनिंग तो वो कर नहीं सकता था। तो 25 मिनट वो बाहर रहा था ग्राउंड के। 25 मिनट के बाद जाके जो है उसकी बारी आई, तब तक जो है 2 विकेटें गिर चुकी थी। मोहम्मद रिजवान भी आउट हो चुका था और साउथ शकील भी आउट हो चुका था। तो सबसे बड़ा नुकसान तो जो है पाकिस्तानी ग्राउंड को जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में उन्होंने अपना ही नुकसान करवा लिया और फकर जमान की ऐसी कर ली है। बाद में उनको इंजेक्शन लगे, जब वो बैटिंग करने आए थे, जब उन्होंने 2-4 शॉट मारे ना, अपने लंबे लंबे शॉट दिखाए, तो उस वक्त क्लियर नजर आ रहा था कि बैक में इनके प्रॉब्लम है, और उसी की वजह से वो आउट भी हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि वो शायद इंडिया के खिलाफ मैच में खेल पाएंगे, क्योंकि उनका बैक जो है काफी बुरी तरीके से हर्ट है। अब इंजेक्शन लेके वो आ जाए तो मैं कह नहीं सकता कि इंजेक्शन लेके वो इंडिया के खिलाफ खेलें, बट वो भी मेरे को लगता है अगर वो खेलेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, उसके बाद वो 6 महीने के लिए बाहर हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि फकर जमान जो है ठीक रहे, अगर ठीक हो तभी इंडिया के खिलाफ खेलें। अच्छा, ये तो हो गई इनके बॉलर्स की बात। इसके बाद भाई साहब इनके बैट्समैन पे भी आओ। इनके बैट्समैन जो है भाई साहब इतने घटिया तरीके से खेले हैं। बाबर आजम तो अपना जो है यूजुअल सेल्फ, मतलब एक टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे शायद ये लोग जीतने के लिए सोच ही नहीं रहे हैं। जहां तक मुझे याद रहा है, 30 ओवर में इन्होंने 124 रन ठोके थे, 4 की रन रेट के करीब से चल रहे थे ये लोग। बाबर आजम ने 90 बॉलों में 64 रन मारे हैं। अब भैया जिम्बाब्वे इसको ऐसे नहीं कहा जाता, सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ ही चलता है ये। 90 बॉलों में 64 रन मारोगे तुम, जब तुम्हें जो है
321 रन चाहिए जीतने के लिए, तो कौन सी टीम जो है वो जीत जाएगी। मोहम्मद रिजवान आया था, वो भी 14 बॉलों में 3 रन मार के गया है, कैप्टन है भैया। उसी से तुम सोच सकते हो कि किस तरीके से ये लोग खेले होंगे। फकर जमान का जैसे मैंने आपको बताया कि भैया उसने थोड़े से शॉट मारने की कोशिश करी 41 बॉलों में, फिर भी वो 24 रन ही मार पाया। ये तो भगवान जो है वो भला करे सलमान आगा का, जिसने कि 28 बॉलों में 42 रन ठोके, जिसकी वजह से कि थोड़ी सी इनकी इनिंग को पेस मिली। उसके बाद जो है खुशदिल शाह, बस ये देखा जाए तो 2 ही लोग टिके थे। बाबर को तो मैं कंसीडर ही नहीं करता कि वो टिका था। वो तो भाई साहब 90 बॉलों में 64 रन अगर बंदा बना रहा है तो वो दूसरी टीम के ऊपर, मतलब अपनी टीम के ऊपर प्रेशर ही डाल रहा है दूसरे बैट्समैन को। खुशदिल शाह ने 49 बॉल्स में 69 रन मारे। और साथ में मैं तारीफ करना चाहूंगा जो इनके 150 प्लस पेसर्स हैं, उन्होंने जरूर जो है छक्के मारने की कोशिश करी, जिस तरीके से कि स्पेशली हैरिस राउस ने भाई साहब 3 छक्के ठोके, 11 बॉलों में उन्होंने 19 रन मारे। और वो आखिरी में मिशेल सेंटनर के ओवर में 2 छक्के मार के जो है लास्ट बॉल या सेकंड लास्ट बॉल थी ओवर की, उस पर आउट हो गए। नसीम शाह ने भी एक छक्का मारा, शाहीन शाह अफरीदी ने भी एक छक्का मारा। तो भाई साहब छक्कों की उन्होंने ही बरसात करी थी, जिसकी वजह से कि एटलीस्ट जो पाकिस्तान जो 60 रन से हारा है, अगर वो ये लोग थोड़ा सा कंट्रीब्यूट ना करते तो बहुत हद तक पॉसिबल था कि ये लोग जो है आराम से 100 रन से ज्यादा से हारते। क्योंकि आप ये देखो ना, बाबर आजम जब आउट हुआ है 34वें ओवर में तो 153 का स्कोर था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है 200 से भी कम में ये लोग निबट जाएं, जैसे कि मैंने प्रेडिक्ट किया ही था कि 200 से कम में निबट सकते हैं। पर मैंने ये भी कहा था कि भाई कितने अच्छा क्यों ना खेलें, 270 से ऊपर नहीं जा पाएंगे। और आप ये देख लो कि 260 पे आके जो है ये लोग ऑल आउट हो गए हैं। पार्टनरशिप की बात करूं अगर, तो मैं बाबर आजम के जाने के बाद शाहीन शाह अफरीदी और खुशदिल की पार्टनरशिप हुई थी 47 रन की। उसके बाद खुशदिल आउट हुए 229 के स्कोर पे, हैरिस राव 260 के स्कोर पे आउट हुए, और 2 बॉलों के बाद ही जो है नसीम शाह भी आउट हो गए। तो ये तो रहा दोस्तों आज के मैच का हाल। पाकिस्तान बहुत 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 ही बुरी तरीके से हारा है। अगर उनके फास्ट बॉलर्स ने कुछ छक्के ना मारे होते तो बहुत और बुरी तरीके से हारता, 100 रन से ज्यादा से हारता। मेरी प्रिडिक्शन काफी हद तक सच हुई। हालांकि मैंने ये पहले बोला था कि पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान 270 से ज्यादा का स्कोर नहीं मार पाएगी, सेकंड बैटिंग करते हुए भी जो है ये 260 तक ही मार पाए। अच्छा, इन्होंने टॉस जीत के जो है पहले फील्डिंग ली थी, क्यों? क्योंकि देवर 100% बैंकिंग अपॉन कि भैया बाद में ड्यू आएगी और हमारे लिए रन चेस आसान हो जाएगी। बट वो ड्यू आई ही नहीं। अब वो ड्यू के चक्कर में बैठे थे, ड्यू आई नहीं, और पता नहीं क्या सोच के खेल रहे थे ये लोग कि 4 की रन रेट से ये लोग चल रहे थे। पता नहीं ड्यू आने के बाद तो सडनली क्या हो जाता कि ये शायद 10-11 रन की रन रेट से जो है रन मारना शुरू कर देते। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो ये लोग मैच हार गए। ये तो था दोस्तों खैर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच का हाल। अब कल मैच है भैया इंडिया और बांग्लादेश का। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का पहला मैच शुरू होने जा रहा है। भाई इंडिया टीम तो हमें पता है कि इंडिया टीम तो क्या रहेगी। अपना रोहित शर्मा, शुभमन गिल जो है ओपन करेंगे, 3rd नंबर पे विराट कोहली, 4थे पे श्रेयस अय्यर, 5वें पे सुनने में आ रहा है कि अक्षर पटेल खेलेंगे, 6ठे पे हार्दिक पांड्या, 7वें पे सॉरी 6ठे पे जो है केएल राहुल, 7वें पे हार्दिक पांड्या, 8वें पे जो है रविंद्र जडेजा, 9वें पे जो है अब हो सकता है चांस ले हर्षित राणा को लेके, नहीं तो जो है मैं देख रहा हूँ 9वें पे जो है वो कुलदीप होंगे या फिर शामी जो है वो होंगे। चलो हम शामी को ले लेते हैं 9वें नंबर पे। 10वें नंबर पे कुलदीप होंगे और 11वें पे जो है अपने अर्शदीप होंगे। तो ये रहेगा भैया 2 स्पिनर्स, और मतलब एक मेन स्पिनर, 2 ऑलराउंडर स्पिनर हो गए आपके, यानी कि 3 टोटल स्पिनर हो गए, 2 पेसर्स हो गए आपके, और एक हार्दिक पांड्या एज ऑलराउंडर हो गए। तो 6 बॉलर्स होंगे आपके पास। ये तो हो गई इंडिया की बात जो है। अब बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के प्रोबेबल 11 क्या हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि नजमल हुसैन शंटो जो उनके कैप्टन है वो तो होंगे ही होंगे। उसके अलावा सौम्य सरकार, तंजीद हसन, मुश्किफुर रहीम, मोहम्मदुल्लाह, भैया दोनों ही उनके बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, मोहम्मदुल्लाह हो या मुश्किफुर रहीम हो। जाकिर अली अनीक, मेहदी हसन मिराज बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं उनके, राशिद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा। ये इनकी प्रोबेबल 11 होगी। जहां तक बात है भैया टॉस की और मैच की, तो मैं ये देखना चाहूंगा कि टीम इंडिया जो है टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी ले।
जी हाँ दोस्तों, टॉस जीत के इंडिया को पहले बल्लेबाजी करनी चाहिए, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि रोहित शर्मा के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, वो ये कोशिश करेंगे हम लोग बाद में चेस करेंगे, वो भी शायद जो है ड्यू के चक्कर में आए, कि ड्यू हो सकता है बाद में आए, तो ड्यू के चक्कर में वो सेकंड बैटिंग ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि नई पिच है तो इसलिए पता नहीं कैसा बिहेव करेगी कैसा नहीं करेगी, तो टॉस जीत के जो भी टीम होगी वो पहले हो सकता है कि बॉलिंग ही चुने। बट मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि आपको जो है फील्डिंग ही लेनी चाहिए। जब भी आप माफ कीजिएगा, आपको जो है बैटिंग ही लेनी चाहिए। आप टॉस जीत के जो है दुबई में बैटिंग ही करें, और आपको थोड़ा सा जो है एक क्या बोलते हैं उसको, कंटेम्प्रेरी क्रिकेट जो है खेलना पड़ेगा। यानी कि शुरू के एक दो ओवर आप टिक्के खेलो, बॉलर्स को देखो कैसे हैं, उसके बाद से आप दनादन दनादन उनकी पिटाई करनी जो है वो शुरू हो जाओ, जब तक बॉल नहीं है 10 12 15 ओवर तक। उसके बाद सिंगल डबल्स की गेम लेके चलो, बॉल अगर मारने वाली हो तो चौका मारो। 35वें ओवर तक आप सिंगल डबल्स की गेम खेलो, और फिर 35 ओवर के बाद विकेटें हाथ में रखते हुए जो आप ऑन स्लॉट चालू कर दो। आज की अगर आप न्यूजीलैंड की इनिंग देखोगे तो बहुत हद तक आपको ऐसी ही दिखेगी। हालांकि उनकी मजबूरी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने जो है शुरू में ही 3 विकेटें जो है खो दी थी 77 रन पे ही, जो है 19वें 20वें ओवर में जो है। उसके बाद उनको इनिंग बिल्ड करनी पड़ी, और उसके बाद तकरीबन तकरीबन कह लीजिए आप, उन्होंने 38वें ओवर के बाद से जो है उन्होंने ठुकाई करनी शुरू करी पाकिस्तान के सो कॉल्ड 150+ बॉलर्स की जो है। यही जो है ट्रिक कुछ हद तक जो है इंडियंस को भी अपनानी पड़ेगी, कि आपको मिडिल ओवर्स जो है बहुत सोच समझ के सिंगल डबल्स के साथ खेलने पड़ेंगे, और साथ में जो है आपको बाद में एक ऑनस्लॉट करना पड़ेगा। ऑनस्लॉट करने के लिए आपके पास बहुत सारे प्लेयर हैं। बाद में आके आपके केएल राहुल हो गए, अक्षर पटेल हो गए, आपके श्रेयस अय्यर हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए। आपके पास 4 4 5 5 प्लेयर हैं जो बाद में आके रन मार सकते हैं। बट आपको स्ट्रेटजी यही अपनानी है कि शुरू में शुभमन गिल और रोहित शर्मा फास्ट खेलें, विराट कोहली सिंगल डबल लेके जो है इनिंग्स को चलाते रहे, इनिंग्स कहीं पे भी जो है बॉक डाउन ना हो, 4 4.5 रन की रन रेट से आप रन बनाते रहें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 40 ओवरों में आपको 170 तक का स्कोर करना है, 180 तक का स्कोर करना है। उसके बाद आप अगले 10 ओवरों में 100 120 रन के करीब आप मार के जो है 280 तक पहुंचा सकते हैं। 300 वाली पिच मुझे नहीं लग रही है। अगर मार जाती है टीम इंडिया 300 रन तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट होगा। और बांग्लादेश का जहां तक सवाल है, मुझे ऐसा उम्मीद है कि कम से कम बांग्लादेश जो है वो 70 से 100 रन के बीच में जो है इंडिया से हारेगी। वहीं अगर बांग्लादेश पहले बैटिंग करती है, बट अवर द सिनेरियो टॉस कोई भी जीते, बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करती है तो मुझे ऐसा कहीं से भी नजर नहीं आ रहा कि बांग्लादेश जो है वो 220 का स्कोर भी क्रॉस कर पाएगी। वो दुबई जैसी पिच पे 200 से ज्यादा का 220 से ज्यादा का स्कोर नहीं कर पाएगी। हो सकता है, बहुत हद तक पॉसिबल है कि अगर वो कुलदीप की फिरकी में फंस गए और अक्षर पटेल और क्या कहते हैं रविंद्र जडेजा की फिरकी में फंस गए, और साथ में अर्शदीप ने या शामी ने हर्षित राणा ने ऊपर नई बॉल से विकेटें निकाल ली, तो भैया 170 80 तक भी बनना मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश का। तो मेरा ऐसा मानना है बांग्लादेश अगर पहले बैटिंग करती है तो 170 से 220 के बीच में रन बनाएगी। मुश्किल से शायद ही कोई ऐसा प्लेयर होगा जिसकी हाफ सेंचुरी आएगी। और अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मेरा ऐसा मानना है कि वो 270 से लेके 300 के बीच का स्कोर बनाएगी, जिसमें कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि विराट कोहली अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनके 60 से 70 रन आएंगे। रोहित शर्मा से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूं कि वो 28 से 30 32 35 रन तक मार सकते हैं। क्विक फायर वो मार सकते हैं, मतलब अपना 25 बॉलों में 30 35 रन के करीब हो सकता है वो मार दें। और मेरे ख्याल से शुभमन गिल की और विराट कोहली की जो है पार्टनरशिप लगनी चाहिए 100 रन के आसपास की। उसके बाद जो है वो, जैसा कि मैंने बताया आपको, श्रेयस अय्यर है। श्रेयस अय्यर अगर फंसते नहीं हैं, अगर वो चौके छक्के मारने में आएंगे तो शायद मुश्किल में पड़ सकते हैं, बट अगर वो सिंगल्स की गेम खेलते हैं स्टार्टिंग में तो वो भी जो है अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं, वो भी हाफ सेंचुरी के आसपास जो है स्कोर कर सकते हैं। बाद में भैया उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं तो वो अपने हाथ दिखा सकते हैं, 25 30 40 रन उनसे भी मैं एक्सपेक्ट करता हूं। और हार्दिक पांड्या जो है और केएल राहुल, मुझे ऐसा लगता नहीं कि केएल राहुल से के अलावा किसी की और बैटिंग आएगी।
मुझे ऐसा लगता है। बाकी अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे बॉलर्स लगभग आपस में जो है विकेटें बांट ही लेंगे। अर्शदीप हो गया, शामी या हर्षित राणा जो है वो हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है, शायद शामी को जो है वो खेलने को मिले, क्योंकि इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ बैटिंग की इतनी जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो शायद हो सकता है शामी को वो खिलाएं, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप इसी मैच में ही ट्राई कर सकते हो हर्षित राणा को। तो मेरे हिसाब से हर्षित राणा को खिलाना चाहिए। तो जो भी होंगे, खैर मतलब कुलदीप यादव मैं देख रहा हूँ कि 2 विकेटें लेके जा सकते हैं। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों मिलकर जो है 3 विकेटें लेके जा सकते हैं। और अर्शदीप का मैंने बता ही दिया 2 विकेटें, और हार्दिक पांड्या हो सकता है 1-2 विकेटें ले जाए, और अपना हर्षित राणा अगर खेलते हैं या शामी खेलते हैं तो वो भी 1-2 विकेटें, मतलब ऑलमोस्ट इवन स्टीवन रहेगा। 2-2 3-3 विकेटें ही सारे जो है वो बॉलर्स लेके जाएंगे। तो वन साइडेड मैच रहेगा दोस्तों कल का। मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि बांग्लादेश जो है वो किसी भी तरीके से जो है इंडिया को चुनौती दे सकती है। मुझे मतलब इंडिया को क्या, मुझे ऐसा लगता है जिस तरीके से उनकी टीम टूटी हुई है, जिस तरीके से उनका देश टूटा हुआ है, जब आपका देश बिखरा हुआ होता है ना, तो आपकी टीम भी जो है वो बिखरी हुई होती है। हालांकि अफगानिस्तान जो है इसका एक बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है। अफगानिस्तान एक एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि अफगानिस्तान के प्लेयर्स अफगानिस्तान में कम रहते हैं, और जो भी बाहर की जो लीग्स हैं उसमें ज्यादा खेलते हैं, तो उनको उनके देश में क्या हो रहा है, मोमेंटली फर्क पड़ता है, लेकिन उसके बाद उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब राशिद खान को ले लीजिए, मोहम्मद नबी को ले लीजिए, अहमदुल्ला जजई को ले लीजिए, उनके जो जो मेन मेन प्लेयर्स हैं वो कभी बीपीएल में आपको खेलते हुए मिलेंगे, कभी आपको ऑस्ट्रेलिया की लीग में खेलते हुए मिलेंगे बिग बैश में, कभी आपको आईपीएल में खेलते हुए मिलेंगे, कभी पीएसएल में खेलते हुए मिलेंगे। तो आपको जो है वो अलग अलग जगह खेलते हुए मिलेंगे। तो अपने देश में तो बहुत कम ही रहते हैं, तो इसलिए वो एक्सेप्शन है। तो मेरे हिसाब से तो बांग्लादेश कभी भी जो है वो इंडिया को क्या, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को भी जो है वो किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो कुछ फाइट दे पाएंगे। एक भी मैच नहीं जीत पाएगी बांग्लादेश, ऐसी मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि बिल्कुल सही होगी मेरी प्रेडिक्शन। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपना जो है वो विश्लेषण बंद करता हूँ। कल मैच शुरू होने वाली है, मैंने दोनों सिनेरियो में बता दिया है कि भैया इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो क्या होगा, इंडिया सेकंड बैटिंग करेगी तो क्या होगा। बांग्लादेश के बारे में बता दिया, उनके प्रोबेबल्स के बारे में बता दिया है। अब देखते हैं कितनी बात सही होती है, कितनी सही नहीं होती है। आपका इस बारे में क्या कहना है भैया, आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और यार वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आजकल व्यूज जो है फिर से बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। 250 300 व्यूज ही आ रहे हैं। वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो गई है, तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि ऐसा लग रहा है कि अब फिर से जो है वो व्यूज बढ़ने शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप लोग भी कुछ हेल्प कर दोगे तो अच्छा है यार। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। और कमेंट सेक्शन में आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया कितने स्कोर करेगी, इंडिया की तरफ से कौन सेंचुरी या हाफ सेंचुरी मार सकता है, ये सब भी आप बता सकते हो। जैसे मैंने कहा, मुझे विराट कोहली से उम्मीद है कि वो 60-70 या उससे ऊपर का स्कोर करेंगे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर इंडिया की तरफ से चल सकता है। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।